कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी। अगर मंडियों के अंदर टैक्स रहेगा और बाहर फ्री रहेगा तो कोई भी व्यापारी अंदर से नहीं खरीदेगा, तो मंडियां ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। पीटीआई टीचर तो पहले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन 1518 जो ग्रुप डी के हैं वो फिर बेरोजगार हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी घेरने की कोशिश की गई है सरकार को। कोरोना काल में बाहर से लोगों को बुलवा कर रैलियां करवाना आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, इसमें तो ये थोड़ा तीखा सवाल है। मैं पूछना चाहूँगा जी, आज यहाँ पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2019 में दोनों आमने सामने से और आरोप प्रत्यारोप पूरे लगाए गए थे। आज इकट्ठे ही हैं, तो क्या आज वो सारे के सारे दोस्त खत्म हो गए हैं? सर कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी। अगर मंडियों के अंदर टैक्स रहेगा और बाहर फ्री रहेगा तो कोई भी व्यापारी अंदर से नहीं खरीदेगा, तो मंडियां ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। मेरा इसके बारे में जवाब जो मैंने शुरू में कहा कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है जिसमें किसान को फ़ायदा होगा तो किसान को उससे क्या आपत्ति होगी। मंडी लेकिन तब भी रहेगी। अगर उसको वहाँ नहीं वो रेट मिल पा रहा गेहूं का और धान का, तो वापस मंडी में आके बेच ले। सरकार ने तो खरीदना ही खरीदना है। तो बहुत सारी फसलें हैं जो गवर्नमेंट नहीं खरीदती, जो वो तो उसे मंडी में ही बेचनी पड़ती हैं, उनके ऊपर टैक्स रहेगा, तो वो जो लिवाड़ है वो करने वाला वो नहीं खरीदेगा टैक्स के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यदि प्राइवेट के लोग आकर और उस टैक्स कंसेशन का फ़ायदा लेके अगर फ़ायदा लेंगे उसका, तो उसका कुछ हिस्सा वो किसान को भी तो देंगे। तभी तो जाके वो किसान को एक ऐसा दाम दे पाएंगे जब वो मंडी से बाहर बेचने जाएगा। और मेरा यही कहना है कि यदि मंडी के बाहर उसको बेहतर रेट मिलेगा तो क्यों नहीं जाएगा वो, बिल्कुल जाएगा। आज के दिन भी हालांकि आना मंडी में पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड एरिया है, लेकिन ख़ास तौर पर पैडी की यदि मैं बात करूँ, क्योंकि वीट तो सारा का सारा सरकारी है, लेकिन पैडी की यदि मैं बात करूँ, जो पैडी की जो वो महंगे वाली जो जिनसें हैं वो आज के दिन भी बाज़ार के रेट के हिसाब से उनका निर्धारण होता है। वो ठीक है, वो मंडी में बिकती हैं, लेकिन वो व्यवस्था यदि मंडी के बाहर चली जाती है तो मुझे नहीं लगता उसमें किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा, बल्कि वो 6-6.5% जो है उसका फ़ायदा उसको दिया जाएगा, तभी वो रेट में फ़र्क आएगा। पीटीआई टीचर तो पहले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन 1518 जो ग्रुप डी के हैं वो फिर बेरोजगार हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी घेरने की कोशिश की गई है सरकार को। देखिए, जिसका रोज़गार के ऊपर यदि तलवार लटकती है तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका रोज़गार या उसकी कमाई या उसके जीवन यापन करने का जो माध्यम है उसके ऊपर यदि सवालिया निशान लगेगा तो सरकार से सवाल तो पूछेगा। तो आप कितना उचित मानते हैं इसे? उचित तो मैं तो लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। लोकतंत्र में अपने लोगों को बात करने का अधिकार है, वो अपनी बात रखें, सरकार उनकी बात सुने, और सरकार को यदि उसमें कोई तंत्र नज़र आए तो उसके ऊपर उस अनुसार फैसला लें। नहीं सर, विरोधाभास चुनाव पे बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था और जागसी गांव में विरोध का सामना भी करना पड़ा सर। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दौरा कर रहे हैं और आप भी काफ़ी गाँव में गए हैं सर। क्या कुछ लगता है सर, क्या कुछ समीकरण लग रहा है? देखिए, मैं भी जागसी होके आया हूँ आज, तो एक तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के दौरान जब अंधेरा हो लेता है ना, उसके बाद गांव में प्रोग्राम करना एक अपने आप में एक अलग तरह की समस्या पैदा करता है, क्योंकि लोग उस समय बड़े खुश मुद्रा में होते हैं तो आदमी का अपनी ज़बान पे, अपने शरीर पे ज़्यादा काबू कई बार नहीं रहता। तो लेकिन आज मैं 5 गांव में गया, मुझे इस प्रकार का कुछ नज़र नहीं आया। और जैसे मैंने कहा शुरू में, शायद मैंने कहा था कि अब तो आप बड़ौदा के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको हर पार्टी के नेता वहाँ प्रचार करते मिलेंगे। और मेरा मानना है कि जो भी अगर आपने विरोध करना है वो वोट डालते टाइम आप कर लीजिए जिसने करना है, लेकिन वोट मांगने का अधिकार सबको है। अपना मत लोगों तक पहुंचाने का हर पॉलिटिकल पार्टी का ना सिर्फ दायित्व है बल्कि उनका हक बनता है। और हरियाणा में
आम तौर पे बड़े बड़े साफ़ सुथरे चुनाव हुए हैं हमेशा से। और ये जो परिपाटी हमारे प्रदेश की है, मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ौदा में भी जो 3 तारीख का जो चुनाव है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से बिना किसी प्रकार का भाईचारा खराब किए वो चुनाव संपन्न होंगे। सर, इस कोरोना काल में बाहर से लोगों को बुलवा कर रैलियाँ करवाना आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, इसमें तो ये थोड़ा तीखा सवाल है, क्योंकि कुछ समय तक मैं भी कोरोना ग्रस्त रहा, तो अब मेरे को भी ठीक हुए 3 महीने हो लिए। लेकिन अब एक लोगों के अंदर, जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पिछले संबोधन में जो उन्होंने देश को किया था उसमें कहा था कि अब लोगों ने, वो कहते हैं ना कि एक खास तौर पर देहात में ये भावना सी आ चुकी है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कोरोना से बहुत कम है, पूरी दुनिया के मुकाबले शायद 1.5% से भी कम है उन केसेस में जो पॉजिटिव आते हैं। लेकिन इसमें ढील ना बरती जाए, कोताही ना बरती जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर जब राजनीतिक गतिविधि शुरू हो जाती है, चुनावी गतिविधि विशेष तौर पर, तो उसमें इसको रोक के रखना या इसको जकड़ के रखना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, सही कहूँगा, या तो चुनाव करा लो या भीड़ काबू कर लो। चुनाव होगा तो भीड़ तो होगी भाई। तो अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करें तब कैसा रहेगा? अगर मुख्यमंत्री जी की रैली में ऐसा हो तो फिर जिम्मेवारी की बातें थोड़ी सी और ज़्यादा गहन। नहीं, वो तो आप टेक्निकल बात पर जा रहे हो ना। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से जिन्होंने फैसला लेना होता है, उनको ये देखना है कि चुनाव होना है या नहीं होना। अगर आप सब कुछ बंद करके चुनाव कराओगे तो फिर वो चुनाव थोड़ी रहेगा। तो मैं पूछना चाहूँगा जी, आज यहाँ पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2019 में दोनों आमने सामने से और आरोप प्रत्यारोप पूरे लगाए गए थे। आज इकट्ठे ही हैं, तो क्या आज वो सारे के सारे दोष खत्म हो गए हैं? नहीं, दोष बिल्कुल ख़त्म नहीं होते जी। कई बार राजनीति में आदमी को समझौते करने पड़ते हैं। राजनीति में सारे अनुभव जो हैं वो सुखद नहीं होते। कई बार ऐसी चीज़ें भी करने पड़ती हैं जो आपका शायद मन ना मानता हो करने का, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आपको करना पड़ता है। तो ये गठबंधन भी एक उसी तरह की परिस्थिति जो हमारे प्रदेश में बनी थी उसका नतीजा है। एक स्थिर सरकार देने के लिए ये गठबंधन किया गया है और 1 साल इसका पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय भी ये कामयाब रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।